अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत ने 18 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। 12.97 खरब के टैक्सेस शामिल टैक्सेस के ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज हैं और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स लगाया गया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की, उसमें सहाफ़ियों ने प्रोटेस्ट भी किया। इसके अलावा महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत में भी की कीमतों में भी इजाफ़ा होगा। और अगर हम इसी अंदाज में देखें तो आने वाले दिनों में महंगाई कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जी डिजिटलाइजेशन तरजीह है, सबको टैक्स नेट में लाने के लिए के सिवा कोई चारा नहीं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफा नहीं किया, बल्कि जिनकी ज़्यादा आमदनी है उनके ऊपर टैक्स आयद किया है। साथ ही साथ पेट्रोलियम लेवी पर टैक्स लगाने का फ़ैसला आलमी तेल की कीमत की कंपनियों को देख कर करेंगे। आलमी तेल की कीमत अगर देखें तो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें कमी होनी चाहिए। फाइलर और नॉन फाइलर की जंग, इसके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं और ये भी एक बहुत ज़्यादा टैक्स है। इसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जी ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज किया है, तो इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। आईटी सेक्टर में नौजवानों के लिए सहूलियात रखी उन्होंने। ताजर ख़ुद को रजिस्टर करवाएं ताकि रियासत को टैक्स दिया जा सके, हुकूमत को टैक्स दिया जा सके। और इसमें कोई शक नहीं, जो ब्लैक में धंधा जितना भी होता है और गैर रजिस्टर्ड जो कारोबार होता है उसका नुकसान हुकूमत को होता है। अगर वो रजिस्टर्ड तरीके से हो, कंपनी रजिस्टर्ड हो, अब कम टैक्स दे लेकिन प्रॉपर टैक्स दे ताकि उसका जो इनपुट है वो हुकूमत के पास जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में को उन्होंने कहा कि टैक्स नेट में लाया जाएगा। जुलाई से रिटेलर्स और होल सेलर्स पर टैक्स लगेगा। इस वक्त 90 खरब रुपए नकद ज़ेर गर्दिश हैं और नकद की ट्रांजैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी डिजिटलाइजेशन अगर हो जाता है तो वो पैसा जो अमूमन आपने देखा होगा कि गोल्ड की मद में या इस तरह, तो ये सारा कैश में लेन देन होता है। कैश का जो लेन देन है वो अगर ख़त्म होगा तो इसका भी फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत को होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। यासीन आज़ाद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं बजट हुकूमत ने पेश कर दिया? मुश्किल बजट है, आवाम को रिलीफ दूर दूर तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा है। सरकारी मुलाजमीन के लिए ठीक है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। ओवरऑल कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, बजट जो है अभी प्रेजेंट हुआ है जी। प्रेजेंट होने के बाद जाहिर है कि अगर हमारी पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान लड़ाई झगड़े के बजाय जी जब इस पे डिबेट शुरू हो तो जो जो चीजें पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है उसको पे खुल के बहस करें। ठीक है। और डिबेट में हिस्सा लें, लेकिन डिबेट में तकरीरें नहीं होनी चाहिए बल्कि तजावीज़ के साथ हर मेंबर को आना चाहिए तैयार रहते। दूसरा, अपोजिशन हो या हुकूमत हो या पेपर पार्टी हो, सब जमातों के अंदर माशियात के एक्सपर्ट लोग इनके पास मौजूद हैं। और लामाला जब बजट पे बहस होगी जी जी तो बहुत सारी चीजें जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है उनकी निशानदेही की जाए और उसका मुतबादल हल भी पेश किया जाए। तो जाहिर है कि फाइनली जब बजट अप्रूव्ड होगा उस वक्त कई अमेंडमेंट आएंगी, कई चीजें खत्म होंगी, कई मजबूत बनेगी, वो बात की बात है। ठीक। अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये बात तो सही है कि माशी एतबार से हम IMF के चुंगल में पहुंच चुके हैं और मुल्क और माशी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए किसी हद तक पब्लिक को, आवाम को कोई ना कोई कुर्बानी लेनी है। ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा तो मिसाल के तौर पर 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के लोगों की तनख्वाह आपने बढ़ाई,
लेकिन उनसे उतना ही टैक्स आप वसूल कर रहे हैं। जी। तो वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा ये देखना पड़ेगा। तो होना भी यही चाहिए था कि एक दिन से ग्रेड से लेकर 16 तक अगर आपने तनख्वाह बढ़ाई भी है तो टैक्स अमाउंट अगर वो उसके अंदर पार नहीं करता तो उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिए। बदकिस्मती की है कि जिम्मेदार तबके पे पाकिस्तान की तारीख में आए दिन तक कोई टैक्स नहीं लगाया गया और पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदार लोग जो हैं लंबी चौड़ी जमीनें लेके बैठे हैं, अपने कारोबार को चलाते हैं। तो एक 35,000 या 40,000 तनख्वाह लेने वाले से तो टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा जिम्मेदार जो है उससे आपको टैक्स वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी क्या वजह है ये तो वजाहत वज़ीर खजाना करेंगे। सही। लेकिन एक बात तो ये दुरुस्त है कि बजट जो है आपने जो पेश किया है वो जो IMF के साथ टर्म्स एंड कंडीशन है तकरीबन उसको कवर करने की कोशिश की है। और अगर आप उनके डिमांड को मीट नहीं करेंगे और अगर वर्ल्ड बैंक या IMF आपको कर्जा नहीं देता जी, ऐसी सूरत में जो आपका बजट है उस बजट की जो अमाउंट है उसमें 50% तो वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट की सूरत में लोगों को वापस करनी जाएगी जो ऐसे ही लोगों है। से आपने कर्जा दिया है। तो तो ये आने वाला अब वक्त काफी मुश्किल है, ठीक लेकिन है। मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बजाय बजट की कापियां फाड़ने के, बगैर शोर शराबा करने के पार्लियामेंट के अंदर जाएं, खुल के ख्याल करें। मुझे एक वक्त याद है कि महमूद अली कसूरी साहब उस वक्त हुकूमत में होते थे, वो कराची बार में आए तो उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि बदकिस्मती इस मुल्क की है कि पार्लियामेंट के अंदर माशी सूरत पर बहस करने के लिए हमारे पास चंद अफराद हैं और मेजॉरिटी पार्लियामेंट के वो लोग हैं जो माशी सूरत को समझने की पोजीशन में ही नहीं है। अब ये चीजें देखें, उन लोगों को आपको आगे यासिर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। और सिर्फ माशी नहीं, सियासी तौर पे भी अगर हम समझें तो बहुत सारे लोग वोट लेकर पहुंच तो जाते हैं, सियासी उनका इतना इदराक उनको नहीं होता चीज़ों का। क्या वजह है कि हमारे यहाँ आपके साथ हमेशा जब भी बात की, हमारे यहाँ जो थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकर्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर सारे सियासतदान इकॉनमिस्ट भी हों और सारे जो जीत के जाएं वो सारे के सारे ही उन्होंने PhD किया हो इकॉनमी में या उन्होंने बिजनेस पढ़ा हो। तो इसके लिए तो आपके पास प्रॉपर थिंक टैंक्स मौजूद है, पॉलिसी मेकर्स मौजूद हैं, उनका इनपुट क्यों नहीं लिया जाता बजट में? या बजट से हटकर भी जब हम फॉरेन पॉलिसी की भी बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट में आपकी एक लॉबी होती है, थिंक टैंक होता है। तो और चाहे आपकी फील्ड हो, अदलिया की हम बात करें, उसमें भी जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो सीनियर जजेस हैं, जो वकला हैं, जो अच्छे वकील हैं, उनका इनपुट लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हों या वो किसी भी बार में बैठे हों, वो बार से बाहर भी हों, लेकिन ऐसे थिंक टैंक्स का या जो दानिश्वर जिनको हम कहते हैं उनका इनपुट क्यों नहीं लिया जाता किसी भी पॉलिसी में? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका आउटपुट लिया जाना जरूरी है। और जो माशी सूरत को कवर अप करने के लिए या पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकालने के लिए अगर पार्लियामेंट का हर मेंबर वो माशी सूरत पर अगर मुकम्मल बहस नहीं कर सकता तो बजट को पढ़ने के बाद वो माशी एक्सपर्ट से मिलके पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका है वो तैयारी करके पार्लियामेंट के अंदर जाकर बिल्कुल ऐसे कर ही, सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बजट को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आप समझते हैं कि ये जो बजट का बहस है ये ज़हनी तौर पर एक मुश्किल सब्जेक्ट है और उस पर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है और आप चंद अफराद की तकरीरें सुनने के बाद हाथ खड़े कर लेंगे तो फिर तो सूरत खराब तो होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में अगर आपने बजट को IMF के नुक्ता नज़र और उसके साथ एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं बनाया और वो अगर आपको पैसे देना बंद कर देगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये बात आपकी ठीक है। लेकिन इसमें यासिर साहब एक चीज़ और है ना, कराची में जहां आप प्रैक्टिस करते हैं उसी एरिया की अगर आप बात करें तो करोड़ों रुपए का रोज़ बल्कि अरबों रुपए का बिजनेस होता है। वो लोग सारे रजिस्टर्ड नहीं हैं। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही, यही सूरत हैदराबाद के बाज़ारों की है, लाहौर, रावलपिंडी, राजा बाज़ार की अगर आप बात कर लें, फैसलाबाद की बात कर लें, पेशावर,
कोयटा, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, ये वो लोग होते हैं जो अच्छा खासा कमाते भी हैं और हुकूमत को टैक्स नहीं देते। हाँ, पुलिस को इधर उधर जो जहाँ वो जिस दुकान के सामने खड़े होते हैं उनको भत्ता ज़रूर दे रहे होते हैं। तो हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रही कि भले एक ही पथारा लगा हो, वो रजिस्टर्ड हो, और वो महीने के अगर 2,000 रुपये भी दे रहा है तो वो सीधे सीधे हुकूमत के पास जाने चाहिए, ना कि पुलिस या किसी बत्ता माफिया के पास। हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर ये जो लीकेज है इसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर ये करे तो उनके पास अच्छा खासा पैसा तो इधर से भी इकट्ठा हो जाए। देखिए सर, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बात आप कहते हैं 100% दुरुस्त है कि अगर हुकूमत बाद बुनियादी चीज़ों पे फोकस करे तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो वसाइल दिए हुए हैं तो उन वसाइल से पूरे का पूरा फायदा उठाया जाए। और एक फार्मूला आप तय कर लें जी कि किसी भी शख्स को किसी भी कॉलोनी में किसी भी इलाके में फ्लैट देते हैं जी कि ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई आदमी जो है एस्टेब्लिशमेंट का है तो उसको फ्लैट सस्ते दामों में मिलेगा, वो हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसको न होने के बराबर मिलेगा। मैं और आप दोनों जाके फ्लैट मांगेंगे तो वो इतनी कीमत बताई जाएगी कि हम लेने का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे तो ही ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करें ना। एक नंबर 2, आप ये बता दें कि खाली मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ जी कि इस्लामाबाद में जो फार्म हाउसेज हैं, किसी के पास 25 एकड़ जमीन है, किसी के 50 एकड़ जमीन है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, करोड़ों के भाव आपने दी हुई है। एक आदमी अंदर एक मकान बना के 100 एकड़ या 50 एकड़ पे बैठा हुआ है। आप उन जो चीजों को खत्म करके वही प्लाटिंग करके ओपन मार्केट में बेचे तो अरबों रुपया कमा के आप गाने को दे सकते हैं। बड़ों को तो आप हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, ताकतवर लोगों के खिलाफ आप जाने की पोजीशन में नहीं है। घूम फिर के मारते हैं गरीब आवाम को, और बिजली जब बढ़ती है तो सफर कौन करता है? ये गरीब आवाम करते हैं ना। बड़ों के लिए जिनके घर में 4 AC या 6 AC चलते हैं वो अफोर्ड करते हैं तो 4 और 6 AC चलते हैं ना। लेकिन जिसके घर में एक AC भी नहीं है तो पंखे के अंदर गुजारा करता है, और उस आदमी को भाई 5,000 6,000 या 10,000 बिजली का बिल देते हैं तो वो बेचारा कौन से देगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो जो बेसिक इसबाब है जब तक उनका कोई हल निकालने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे तो अपने बड़े दिमागों को छोटी सतह पर लाके छोटे लोगों के मसाइल को देख के अगर मामला को आगे लेंगे, और ये कोरियों के बजाव में जो बड़े बड़े लोगों को जमीनें दी जाती हैं ये सिलसिला खत्म करें, मेहरबानी करें। चाहे कोई जज सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान नेवी का है, एयरपोर्ट का है, किसी को भी प्लाट देते हैं तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको दें। अगर वो लेने का मिजाज है इस पोजीशन में तो उसको दें, कोरियों के भाव उसको मार दें। ठीक है, ये यासिर ये बात भी आपकी ठीक है। दूसरा, हुकूमत, एक तो मैं समझ आ रही है जो आपने भी बात की, हुकूमत भी ये बात करी है, वफाकी वज़ीर ख़जाना भी ये कह रहे हैं कि ज़रा IMF को तो मीट करना है, जिससे आप पैसा लेते हैं उसकी कुछ शराइत होती हैं। बैंक में अगर आप गाड़ी लेने चले जाएं या कोई अगर आप प्लॉट बैंक के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो उसकी शराइत ही नहीं ख़त्म नहीं होती, वो 10 चीज़ें आपकी चेक करता है। ये तो चलो समझ आता है। हुकूमत की तरजीहात भी तो होनी चाहिए। टूरिज़्म हमारे पास है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें तो आप रोज़गार मिल सकता था। कंस्ट्रक्शन साइड पे कुछ भी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन को आप माइनस नहीं कर सकते। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं कि जी मकान बना लेंगे, कोई दुकानें ख़रीद लेंगे, कोई प्लाजा खड़ा कर देंगे। ये सेक्टर इस दफ़ा इग्नोर हुआ। आप समझते हैं कि ये किसी के कहने पे या कोई ख़ास वजह थी? और यहीं पे आपकी लेबर भी सबसे ज़्यादा इंगेज होती है, लोगों को रोज़गार का मौके भी इधर से ही मिलते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक है, गांव देहातों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है, वो किसी हद तक हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। लेकिन टूरिज़्म और कंस्ट्रक्शन ये दोनों मिसिंग हुए हैं इस दफ़ा। सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं चाइना गया जी जी, तो दीवारें चीन की इनकम उस वक्त जो मुझे ये 2008 या 9 की बात है तो पता ये चला कि एक दिन में 8-8 10-10 करोड़ खाली दीवारें चीन में जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उससे चाइना की इनकम है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक से एक खूबसूरत जगह है, उसको अगर सियासी काबिल बना दें, लोगों को बुलाएं, लोग आए, वो अपना पैसे लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। अब इतने टैक्स लगाएंगे तो जो बच्चा या कोई भी जो है किसी गैर मुल्क में है
वो डॉलर में कमाता है, रियाल में पैसे कमाता है, उसका दिल करता है कि वो पाकिस्तान में आके कोई चीज ले। तो जितनी सख्तियां आप कर रहे हैं, वो पागल है तो वहां से लाके पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेगा, फिर तो वो कोशिश करेगा ना कि वो पैसा वहीं के इन्वेस्ट कर ले। ऐसा ही है। बहुत सारे मामला में जिनसे बैठ के संजीदगी से गौर करना बहुत जरूरी है। अब उसमें हर आदमी कहता है, जिस तरह कल बजट पेश हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा जी हम क्योंकि हमारी बातें नहीं मनवाई गई, आज उनको कहते हैं कि आपके और हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को आपने कंप्लीट नहीं किया। बजट की स्टेज पे आप ब्लैकमेलिंग आके करें और कहेंगे जी अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, आप बजट अप्रूव नहीं कर सकेंगे। ये ब्लैकमेलिंग का सिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, पाकिस्तान के माशी सूरत को देखना चाहिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम की तरफ जाना चाहिए। ब्लैकमेलिंग कोई भी जमात हो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं इंक्लूड करता हूँ अपने तमाम लोगों को। तो जब आप इन तमाम चीजों के बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करेंगे तो तब बात बनेगी। बिल्कुल। आज मसलन पीटीआई ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम महमूद खान अचकज़ई को भेज रहे हैं, तो क्या महमूद खान अचकज़ई जाके सियासी जमातों से जो बातचीत करेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान उसको मान लेगा? तो इसका कोई गारंटी नहीं है। या आप एक नारा लगा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली याफ्ता लोग हैं, ये फॉर्म 47 वाले चोर हैं, इस तरह की बात करेंगे तो वो जमात आज जो इक़्तिदार में हुकूमत में है, क्या वो जमात आपसे किसी पोजीशन में है बात करने के लिए? बिल्कुल। या इमरान खान साल की 3.5-4 साल की हुकूमत में है, जब लोग ये कहते थे आए मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब यही कहते थे ना मैं चोरों डाकुओं से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ कि दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले हर आदमी को अपने गिरबान में अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो बजाते खुद क्या है। मैं अपने आप को फरिश्ता समझूं और दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर दूं, इससे मसले का हल नहीं निकलेगा सर। मसले का हल तभी निकलेगा कि तमाम लोगों की सोच एक हो। वो सोच ये है कि हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के मसाइल को हल करेंगे, तो तब जाके वो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, वसी तर मफाद में सबको इकट्ठे होकर बात सोचना होगा, पाकिस्तान की खातिर सोचना होगा, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। बजट हो या माशी पॉलिसीज़ हो, नेशनल पॉलिसी हो, उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत आपकी पाकिस्तान के जो इज्तिमाई और कौमी मफाद हैं उनसे बालातर होनी चाहिए। वो सबसे पहले जो हमारी तरजीहात हैं वो पाकिस्तान होना चाहिए। बजट कैसा रहा इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।